वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो BA 6 सेमेस्टर वर्ल्ड हिस्ट्री की इस क्लास में आज हमने सेकेंड यूनिट करना है अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कॉजेज हैं वर्ल्ड वॉर 1 के। स्टार्ट करेंगे विद द इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वॉर 1। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसको कि ग्रेट वॉर के नाम से भी हम जानते हैं, ग्रेट वॉर इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये मोस्ट डेवास्टेटिंग वॉर रही है हमारी हिस्ट्री में, जो कि स्टार्ट हुई थी 28 जुलाई 1914 को एंड ये एंड हुई थी 11 नवंबर 1918। तो 4 साल का इसका टाइम पीरियड है जब ये वॉर चली थी। 1914 से 1918 के बीच में ये वॉर लड़ी गई थी बिटवीन एलिड पावर्स एंड द सेंट्रल पावर्स। तो ये जो वॉर हुई थी इसको एक तो वर्ल्ड वॉर 1 कहते हैं। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। वर्ल्ड वॉर इसका नाम इसलिए है बिकॉज इसमें पूरा वर्ल्ड ही इन्वॉल्व था। ये सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच की वॉर नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारी कंट्रीज थी जो आपस में उस टाइम में लड़ रही थी। ठीक है, तो इसीलिए इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। और कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो देखो, 2 ग्रुप्स थे। कंट्रीज तो देखो बहुत सारी थी, लेकिन ग्रुप्स 2 थे जिनके बीच में ये लड़ाई हो रही थी। एक ग्रुप है एलिड पावर्स और दूसरा है सेंट्रल पावर्स। एलिड पावर्स में जो कंट्रीज आती हैं इनके नाम है सर्बिया, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, USA, बेल्जियम, पोर्चुगल, रोमानिया एक्सेट्रा। और भी कुछ कंट्रीज होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो एलिड पावर्स में आती हैं, जिनको हम कलेक्टिवली एलिड पावर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपने याद रखने हैं, सर्बिया, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, USA, बेल्जियम, पोर्चुगल, रोमानिया, और भी थोड़ी सी कंट्रीज मिला के इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो इन सब का ना एक ग्रुप था जिसको एलिड पावर्स बोलते हैं। एंड इनका ट्रीटीज थी, इनके बीच में ग्रुप एक साइन हुआ था। तो इन मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर वॉर होती थी, कोई अटैक होता था फॉरेन कंट्री का, तो उसको इनके ऊपर कलेक्टिव अटैक माना जाता था। ठीक है, इसीलिए एलिड पावर्स लड़ रही थी ये सारी कंट्रीज सेंट्रल पावर्स के साथ। सेंट्रल पावर्स में आते हैं ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, टर्की एंड बुल्गारिया। ठीक है, तो मेन कंट्रीज सेंट्रल पावर्स की ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली, टर्की एंड बुल्गारिया हैं। तो एक ग्रुप सेंट्रल पावर हो गया और दूसरा एलिड पावर हो गया। ये दोनों ग्रुप्स जो थे, अब इसमें इतनी सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ फिर लड़ाई कर रही थी, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं हमारी हिस्ट्री में। और हिस्ट्री में सबसे डेवास्टेटिंग जो वॉर रही है ये वर्ल्ड वॉर 1 ही है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेट वॉर भी बोलते हैं। फाइन, नाउ कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अब आपका जो सिलेबस है ना पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग BA 3rd ईयर या BA 6 सेमेस्टर का, इसमें ना आपके क्वेश्चन जो आता है वो डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 होता है। ठीक है, इसमें आपको इम्पैक्ट्स या इसका सिग्निफिकेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉजेज करने हैं। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 1 जो कि मोस्ट डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट रही है हमारी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में, एंड इसमें क्या था कि 8.5 मिलियन पीपल की डेथ हुई थी। लगभग 8.5 मिलियन पीपल इसमें मारे गए थे और 21 मिलियन पीपल इसमें जख्मी हुए थे, वुंडेड। ठीक है, तो 21 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको जो जख्मी हुए थे, चोट लगी थी, और 8.5 मिलियन इसमें मारे गए थे। सच अ डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एनी सिंगल फैक्टर। अब इतनी जो भयानक ये लड़ाई हुई थी, ये किसी एक कारण से नहीं हो सकती, इसके पीछे बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स थे। अब वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या थे, उनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिवीज़न ऑफ यूरोप इनटू 2 ब्लॉक्स। अब देखो, डिवीज़न हुआ था यूरोप का 2 ब्लॉक्स में, 2 ग्रुप्स बने थे, जहाँ से इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी लड़ाई की, कि देखो कंट्रीज जो थी यूरोप में, इनके ना म्यूचुअल एग्रीमेंट्स थे। अब एक कंट्री ने 4-5 कंट्री के साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो उसमें क्या था कि अगर एक ग्रुप बन गया तो एक कंट्री के ऊपर भी अटैक होता था तो वो सारे ग्रुप के ऊपर अटैक माना जाता था, तो सारे ग्रुप मिलके फिर उसको डिफेंड करते थे। ठीक है, तो इस तरह से 2 ब्लॉक्स में यूरोप जो है डिवाइड हो गया था। और ये जो ट्रीटीज थी, these treaties meant that if one country was attacked, allied countries were bound to defend them। तो allied countries जो फ्रेंडली नेबर्स होते थे, वो अगर ना भी चाहे तो भी उनको उनकी सहायता जो है करनी पड़ती थी, डिफेंड करना पड़ता था। ठीक है, और ये 2 ग्रुप्स कौन से थे? ट्रिपल अलायंस 1882 में साइन हुआ था, एंड ये साइन हुआ था बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। ऑस्ट्रिया, हंगरी उस टाइम इकट्ठा ही थे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसका नाम है ट्रिपल अलायंस ऑफ 1882। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा भी होगा इसको,
ट्रिपल अलायंस, और दूसरा है ट्रिपल एंटिटी। ये साइन हुआ था बिटवीन ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया 1907। ठीक है, तो दो ग्रुप्स बन गए, एक ट्रिपल अलायंस बन गया जिसने लिंक कर दिया जर्मनी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के साथ में, और दूसरा ग्रुप बना ट्रिपल एंटिटी बाद में। ये इनके लिए इनके रिटेलिएशन में ही बना। ठीक है, उन्होंने देखा कि उनका ग्रुप बन गया तो 3-4 कंट्रीज़ ने और भी दूसरा ग्रुप बना लिया ट्रिपल एंटिटी बाद में 1907 में, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने अपनी ट्रीटी साइन कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे दो राइवल ग्रुप्स यूरोप में हो गए। अब दो राइवल ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियस है लड़ाई होना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो यूरोप का डिवीज़न हुआ था दो ब्लॉक्स में, यहाँ से इसकी वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, देन है इम्पीरियलिज्म, अनदर फैक्टर है जो कॉज है इसका वर्ल्ड वॉर का। अब वर्ल्ड वॉर 1 से पहले क्या था कि अफ्रीका और एशिया, ये जो थे दो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशंस थे बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता होता था। रॉ मटेरियल के लिए यूरोपियन कंट्रीज अफ्रीका और एशिया में मेनली अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करते थे, एंड इनके बीच में एक कॉम्पिटिशन चलता रहता था। तो इससे क्या हुआ कि ये कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ होता गया, इनकी डिज़ायर्स और इंक्रीज़ होती गई एम्पायर बिल्डिंग के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो इनके बीच में आपस में ही फिर युद्ध होने लगे। ठीक है, इसके बाद है मिलिट्रिलिज्म। मिलिट्रिलिज्म में क्या है कि यूरोप में एक ना ये बिलीफ था कि पीस तभी पॉसिबल है अगर हमारे पास आर्म्स की स्ट्रेंथ है। आर्म्स की स्ट्रेंथ की शैडो में ही पीस पॉसिबल है, मतलब शांति तभी स्थापित हो सकती है वर्ल्ड में जब हमारे पास हथियार हैं, ऐसा उनका बिलीव था। तो यहाँ पे एक आर्म्स रेस भी होगी, और ये आर्म्स रेस इसलिए स्टार्ट हो गई बिकॉज हर कोई ये मानता था कि अगर हमारे पास ज़्यादा हथियार होंगे तो दूसरी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं करेगी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि आर्म्स की एक रेस सी उस टाइम पे चलने लगी कि हमारे पास सबसे ज़्यादा हथियार होने चाहिए, तो उन्होंने अपने हथियार ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए। अब इसको किया तो पीस इस्टेब्लिश करने के लिए था कि हमारे पास अगर ज़्यादा आर्म्स होंगे तो दूसरी जो नेशंस हैं उनसे हम सेफ रहेंगे, क्योंकि फिर वो अटैक हमारे ऊपर नहीं करेंगे कि इनके पास ज़्यादा आर्म्स हैं। लेकिन हुआ इसके उल्टा था, इससे यूरोपियन पीस इस्टेब्लिश नहीं हुआ बल्कि पॉइजन हो गया। ठीक है, तो यूरोपियन पीस इससे पॉइजन हुआ, एंड बाय 1914 ग्रेट ब्रिटेन एंड जर्मनी बोथ ग्रेटली इंक्रीज देयर मिलिट्री बिल्डअप एंड नेवीज। 1914 तक ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी इन दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने मिलिट्री बिल्डअप को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया, और ये किया तो बेशक उन्होंने पीस इस्टेब्लिशिंग के लिए था, लेकिन हुआ इसके ओपोजिट था। इससे पीस पॉइजन हुई थी, और मिलिट्रिज्म के कारण जब उनके पास ज़्यादा हथियार हुए तो इससे लड़ाई हुई थी। ठीक है, देन है अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज अनफुलफिल्ड नेशनल एस्पिरेशंस। देखो ये जो कंट्रीज़ है ना यूरोपियंस की, ये जो यूरोप की कंट्रीज़, मतलब इसमें इनकी जो नेशनल एस्पिरेशंस थी, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो अनफुलफिल्ड रह गई थी कई देशों की। इस टाइम पे जब जर्मनी का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे देशों में एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म आया। जब जर्मनी यूनाइट हुआ, उसका पॉलिटिकली यूनिफिकेशन हुआ था, जर्मनी जब देखो इसमें यूनिफाई हुआ ना, तो और भी जितने देश थे ना उन्होंने देखा कि जब जर्मनी यूनिफाई हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो वहाँ पे सारे देशों में एक स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म उस टाइम पे आ गई। तो नेशनलिज्म जैसे बल्कान लैंड में ये तो सबसे ज़्यादा डेंजरस थी, बिकॉज बल्कान लैंड एक ऐसा लैंड है जहाँ पे ना बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, तो सभी की जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल हो रहा था उस टाइम पे, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे। बल्कान पेनिनसुला आपको पता है ना, यूरोप में एक पेनिनसुला है, नहीं पता हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, बिकॉज इस टाइम मेरे पास इस पीपीटी में मैप नहीं है। ठीक है, तो बल्कान लैंड जो है, बल्कान एक पेनिनसुला है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इनमें डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। अब सबकी नेशनल एस्पिरेशंस को फुलफिल करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था, और कॉन्स्टेंट वॉर्स उस टाइम पे चल रही थी। बल्कान रीजन तो ऐसा रीजन है, यहाँ पे 1913 तक फर्स्ट बल्कान वॉर, फिर सेकंड बल्कान वॉर, ये कॉन्स्टेंट बैटल्स वाला रीजन था उस टाइम पे। और बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स को फिर ये भी लगने लगा था कि ये जो इतनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनके लिए एक बड़ी वॉर का आना भी ज़रूरी हो गया है, कि अगर एक बिग वॉर होगी तो ये जो छोटी छोटी अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। फाइन, नाउ नेक्स्ट कॉज इज
फॉल्स प्रोपेगेंडा बाय द न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर्स ने एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया वर्ल्ड वॉर वन में, क्योंकि प्रेस जो है उसने प्रेजेंट किया था जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस थे अपने पेपर्स में इस तरह से कि उन्होंने उन इंजूरियस इम्पैक्ट उन्होंने डाला था लोगों के माइंड्स के ऊपर, ठीक है। इट क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, हेट्रेड, डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन एंड टेंशंस विच प्रूव्ड जेंटली पेनफुल एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द आउटब्रेक ऑफ द ग्रेट वॉर ऑफ 1914। तो प्रेस में, न्यूज़पेपर्स में जो उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस को उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया जिसका लोगों के माइंड्स के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, और ये इन्होंने भी मतलब न्यूज़पेपर्स ने भी एक ग्राउंड क्रिएट कर दिया वर्ल्ड वॉर वन के लिए। क्लियर। अब इसके अलावा और क्या कॉजेज हैं वर्ल्ड वॉर वन के? देखो, छोटी छोटी जो राइवलरीज हैं, मैंने अभी बताया कि वो चल रही थी देशों के बीच में। ये राइवलरीज को भी हम एक बार पढ़ेंगे कौन कौन सी थी। एक तो देखो फ्रैंको जर्मन राइवलरी थी। फ्रैंको जर्मन राइवलरी में क्या है कि जर्मनी ने फ्रांस को ना एक राइवलरी में, कॉन्फ्लिक्ट में हरा दिया था, और फ्रांस की बहुत ही डिजास्टर्स और ह्यूमिलियस डिफीट हुई थी सेडन में, जिसमें क्या था कि फ्रांस की जो टेरिटरीज थी अल्साक एंड लोरेन की, वो जर्मनी के पास चली गई थी। और इसका बदला लेने के लिए फ्रांस ने फिर क्या किया, रशिया और इंग्लैंड इनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश किए और अलायंसेस किए। क्यों? क्योंकि वो जर्मनी से बदला लेना चाहता था। अब जर्मनी ने उसको इतनी बुरी तरह से और बहुत बेइज्जत करके हराया था, तो उसका बदला फ्रांस लेना चाहता था। तो उसने जर्मनी के जो मतलब हॉस्टाइल रिलेशंस थे ना फ्रांस के साथ, तो थे रशिया और इंग्लैंड के साथ में। तो रशिया और इंग्लैंड के साथ में उसने अलायंसेस बनाए फ्रांस ने जर्मनी को हराने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए जर्मनी के साथ रशिया और इंग्लैंड के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए। तो अब इनका ग्रुप बन गया फ्रांस का, रशिया और इंग्लैंड के साथ में। तो रशिया और इंग्लैंड दोनों की फाउंडेशन हो गई थी कि उनको जर्मनी से फ्रांस को डिफेंड करना है, ठीक है। देन रूसो जर्मन राइवलरी, इसमें क्या था कि एक अलायंस हुआ था बिटवीन रशिया एंड जर्मनी, जो कि कांग्रेस ऑफ बर्लिन में ब्रोक हो गया था। कांग्रेस ऑफ बर्लिन में ये अलायंस टूट गया था 1878 में ड्यू टू द ब्रिटिश बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट विच बैडली थ्रेटन रशियाज इंटरेस्ट इन द बल्कान। तो ब्रिटिश बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट एक चल रहा था जिससे कि रशिया के जो इंटरेस्ट थे बल्कान रीजन में वो बैडली अफेक्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे रशिया और जर्मनी इन दोनों के रिलेशंस में भी ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। देन ऑस्ट्रिया की रशिया के साथ भी राइवलरी थी। ऑस्ट्रिया फेस्ड अ डिजास्टर्स डिफीट एट सडोवा इन 1866। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया की एक डिजास्टर्स डिफीट हुई थी सडोवा नाम की प्लेस में 1866 में, जिसमें ऑस्ट्रिया जो था वो सेंट्रल यूरोपियन पॉलिटिक्स से बाहर हो गया था। और इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए फिर ऑस्ट्रिया ने बोस्निया एंड हर्ज़गोविना को 1908 में एनेक्स कर लिया, इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। देन ऑस्ट्रिया की सर्बियन राइवलरी भी थी सर्बिया के साथ में, बिकॉज ऑस्ट्रिया वॉज जेलस ऑफ द पैन सर्बियन मूवमेंट इन द बल्कान्स। तो उसको इस बात की कुछ जेलसी थी जो पैन सर्बियन मूवमेंट बल्कान रीजन में चल रहा था, और उसने डिटर्मिन किया, ये निश्चय किया टू फ्रस्ट्रेट द नेशनल एस्पिरेशंस ऑफ द सर्ब्स। तो जो सर्बिया के लोग थे उनमें नेशनल एस्पिरेशंस जगाने का काम ऑस्ट्रिया ने किया। इट वॉज विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू दैट ऑस्ट्रिया इन 1908 annexed Bosnia and Herzegovina to deprive Serbia of a coastline। और इसी व्यू पॉइंट के साथ अपना रिटेलिएट करने के लिए ऑस्ट्रिया ने 1908 में बोस्निया एंड हर्ज़गोविना को एनेक्स किया था, उस पर कब्जा किया था, ताकि सर्बिया के पास कोस्ट लाइन ना रहे। कोस्ट लाइन की ना ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज कोस्ट से ही जो फॉरेन ट्रेड है वो चलता है शिप्स के थ्रू। तो उसने कोस्ट लाइन को अपने कब्जे में करने के लिए बोस्निया एंड हर्ज़गोविना को एनेक्स कर लिया, ताकि सर्बिया की जो कोस्ट लाइन है वो मेरे ऑस्ट्रिया के पास आ जाए, ठीक है। देन 1913 में ऑस्ट्रिया ने एक ऑटोनमस स्टेट अल्बानिया सेटअप की, एंड सर्बिया को भी फिर इससे बुरा लगा और उसने भी एनकरेज किए अपने एजिटेशंस और एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज़ अमंग द स्लेव सब्जेक्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया के स्लेव सब्जेक्ट्स थे उनको भड़काने का काम फिर सर्बिया ने किया। फाइन। नेक्स्ट है ऑस्ट्रो इटालियन राइवलरी। अब ऑस्ट्रिया की इटली के साथ भी एक राइवलरी थी, एंड इसमें क्या था कि इटालियन इनहेबिटेड जो टेरिटरीज थी ट्रेंट, ट्रीस्ट एंड डलमेशिया, ये ऑस्ट्रिया के अंडर थी और इटली इनको वापस चाहता था। अब ऑस्ट्रिया ने भी इटली के ऊपर कभी अटैक करके ट्रेंट, ट्रीस्ट और डलमेशिया ये सारी टेरिटरीज को अपने कब्जे में किया हुआ था, और इटली को भी फिर ये बर्दाश्त नहीं था। इटली चाहता था कि मैं इनको फिर से वापस ले लूँ, और इटली वांटेड देम बैक आफ्टर हर यूनिफिकेशन इन 1871।
तो इन सबको वापस लेना इटली चाहता था, तो इनके बीच में भी फिर लड़ाइयाँ होती थी। देन एंग्लो जर्मन राइवलरी। एंग्लो जर्मन राइवलरी में क्या है कि विलियम टू टोटली रिवर्स द पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क एंड हिज न्यू पॉलिसीज सच एज विग्रस नेवल प्रोग्राम्स, मिडिल ईस्ट पॉलिसी एंड एग्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी पोज अ ग्रेट चैलेंज टू द ब्रिटिश पोजीशन। अब ब्रिटिश का जो विलियम टू थे, उन्होंने क्या किया कि बिस्मार्क जो रशिया का चांसलर था ना, वाइस चांसलर, उसकी जितनी भी पॉलिसीज थी उनको सबको रिवर्स कर दिया। एंड मिडिल ईस्ट की जैसे पॉलिसीज थी और मतलब सारी पॉलिसीज उनकी रिवर्स करके फिर उनको भी गुस्सा दिला दिया। और एग्रेसिव कॉलोनियल जो पॉलिसी थी दैट पोज्ड अ ग्रेट चैलेंज टू द ब्रिटिश पोजीशन। एंड बिस्मार्क की भी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो ब्रिटिश पोजीशन को चैलेंज करती थी, तो इनके बीच में भी राइवलरीज थी। क्लियर? तो इन्हीं सब राइवलरीज के चलते ग्राउंड क्रिएट होता गया जिससे वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। देन बल्कान वॉर भी एक कॉज है। बल्कान वॉर जो थी इन्होंने सेंट्रल यूरोपियन पावर्स को काफ़ी बैडली अफेक्ट किया। Ambitions of Montenegro and Serbia following Balkan wars greatly increased Austria-Hungary's empathy towards these Slavic states। तो मोंटेनेग्रो एंड सर्बिया की जो एम्बिशंस थी बल्कान वॉर्स में, उन्होंने काफ़ी ऑस्ट्रिया और हंगरी की एम्पैथी इंक्रीज की थी सेल्विक स्टेट्स के लिए। टर्किया एंड बुल्गारिया ये भी कमज़ोर हो गए थे उस टाइम पे। एंड रशिया वॉज नाउ एलियनेटेड फ्रॉम बुल्गारिया एंड वॉज डिपेंडेंट ऑन सर्बिया एज अ बफर अगेंस्ट ऑस्ट्रो हंगरियन एग्रेशन। अब रशिया इस टाइम पे एलियनेट हो गया था, अलग हो गया था बुल्गारिया से, एंड इट वॉज डिपेंडेंट ऑन सर्बिया एज अ बफर अगेंस्ट ऑस्ट्रो हंगरियन एग्रेशन। ऑस्ट्रो हंगरियन एग्रेशन जो था उसमें एक एज अ बफर वो उसके अगेंस्ट हो गया था। ठीक है, अब ये तो थे जो छोटे छोटे मतलब इम्पॉर्टेंट कॉजेज थे जिन्होंने धीरे धीरे करके ग्राउंड क्रिएट किया था ग्रेट वॉर 1 के लिए। एक इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर उसी टाइम हुआ था। मतलब ऐसा क्या कॉज था कि वर्ल्ड वॉर जिस टाइम पे हुआ उस टाइम बहुत ही एक इमीडिएट कॉज भी रहा था, क्योंकि ये जो जितने भी कॉजेज मैंने कराए, बल्कान वॉर्स, ये जितनी भी राइवलरीज थी, ये तो चली रही थी। फॉल्स प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर्स ने भी किया, नेशनल एस्पिरेशंस अनफुलफिल्ड रही थी, मिलिट्रिज्म, इन्होंने अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, इंपीरियलिज्म चल रहा था चलो, और वर्ल्ड वॉर में 2 ब्लॉक्स में यूरोप का डिवीज़न हुआ था। लेकिन इमीडिएट जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज था जिसके कारण वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी वो था ऑस्ट्रियन प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड का असासिनेशन। तो फ्रांस फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रिया का प्रिंस था उसका मर्डर हुआ था, और ये मर्डर किया था बोस्नियन सर्ब रेवोल्यूशनरी गैव्रिलो प्रिंसेप ने। ये ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर था एंड बोस्नियन सर्ब रेवोल्यूशनरी था ये बोस्निया का। गैव्रिलो प्रिंसेप, ये अपने नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इमीडिएट कॉज है जिसने वर्ल्ड वॉर को 1 महीने में ही स्टार्ट कर दिया था। मर्डर हुआ था 28 जून 1914 को एंड इमीडिएटली 1 महीने के अंदर 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस मर्डर। ठीक है, जो ऑस्ट्रियन प्रिंस फ्रांस फर्डिनेंड का मर्डर हुआ था गैब्रिलो प्रिंसेप के द्वारा, इससे 1 महीने में ही विद इन 1 मंथ 28 जुलाई 1914 को ग्रेट वॉर 1 स्टार्ट हुई थी, जिसमें जो कि मोस्ट डेवास्टेटिंग वॉर हिस्ट्री में हमारे रही है एंड 8.5 मिलियन पीपल इसमें मारे गए थे। ठीक है, सो ये आपका वर्ल्ड वॉर 1 जो टॉपिक है 2nd यूनिट में ये कंप्लीट हो गया। इसके कॉजेज हमने पढ़ लिए एंड इतना ही है आपके सिलेबस में ये टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एंड प्लीज़ सपोर्ट द चैनल to achieve me the target of 1000 subscribers soon. Thank you so much. Best wishes to all of you. Good luck for your exams.